हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपवर्तनांक, ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक और साथ ही साथ लेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बच्चों को अपवर्तनांक के केस में यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी माध्यम 1 के सापेक्ष, यानी इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए आप सभी लोग आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कहीं पर भी एक सेकंड के लिए स्किप मत करना, जिससे एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपवर्तनांक की। हालांकि अपवर्तनांक जो है कल की वीडियो में भी, इसके पहले की वीडियो में जो है डिस्कस किया गया था कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अपवर्तनांक की। तो जैसा कि अपवर्तन के केस में आप लोगों ने ये इतनी चीज़ें तो सीख ही ली हैं कि जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से हट जाती है। ठीक है, और प्रकाश के इस विचलन को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये माध्यम 1 है और ये हमारा माध्यम 2 है। ठीक है, ये हमारा कोई मीडियम, यानी जो बॉक्स हमने ले रखा, कोई कांच है या कुछ भी मान लीजिए, कोई दूसरा मीडियम है। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, लेकिन अगर प्रकाश किरण इस मीडियम से बाहर निकलती है तो वो जो बाहर निकल रही है, ठीक है, ये प्रकाश फिर पहले वाले प्रकाश के बिल्कुल समांतर होके जाती है। ठीक है, यानी समांतर होके जाने का मतलब है जितना कोण यहाँ पर बनता है उतना ही कोण यहाँ पर फाइनली बनता है। हालांकि इसका प्रूफ जो है क्लास 12 में हमें प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो अपवर्तनांक क्या होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, जैसे अगर आपको दे दिया गया, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या, कांच का अपवर्तनांक। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कह दिया गया कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल v हो, कितनी हो, b हो। ठीक है, तो अब अपवर्तनांक का सिंपल सा फार्मूला होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जो भी माध्यम आपको दिया गया है, कांच है, जल है, ठीक है, लकड़ी है, लकड़ी में तो होगा नहीं, ठीक है, पारा है, जो भी माध्यम आपको दिया गया है नीचे, उस कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, c होती है। कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया है, v दिया है। तो अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, n। तो n इक्वल टू क्या हो गया, c/v। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो इसको लिखते ऐसे हैं कि अपवर्तनांक को n, ठीक है, कांच यानी ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, हवा के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है, हवा के सापेक्ष। तो बाहर यहाँ पे a लिखा जाता है। ठीक है, या कहीं कहीं इसको इस तरीके से लिखा मिलता है, ठीक है, ANG, यानी कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, हम ज़्यादातर ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादातर मैं ऐसे ही लिखता हूँ, मुझे ऐसे लिखने की आदत नहीं है। तो कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा मिलता है, यानी इस तरीके से अगर कहीं लिखा मिल गया आपको N2 1, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले माध्यम के जो इसके साथ में, जैसे 2 पहले लिखा हुआ, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, प्रथम के सापेक्ष। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1N2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। मुझे याद करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी है, मुझे ज़्यादा समझ में ऐसे ही आता है। तो पहला लिखा हुआ था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर आपको निकालना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
ऊपर लिखेंगे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये चीज एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है? तो जब भी निरपेक्ष की बात की जाए तो माध्यम 1 यानी पहला माध्यम हमारा क्या होगा? निर्वात होगा या तो फिर हवा होगा, एयर। ठीक है, यानी पहला माध्यम अगर आपका गिवन नहीं है, ठीक है, आपसे बोला जाए कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक याद कीजिए, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा पहला माध्यम है वो या तो निर्वात है या तो फिर वायु है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, यानी ये आपको मान के चलना है। निरपेक्ष का मतलब यही होता, अगर आपसे निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेगा तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का सीधा सा मतलब होता है यानी पहला माध्यम जो है वो आपका या तो निर्वात है या फिर वायु है। यानी आप क्या लिखेंगे? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक में कोई भी हमारा मीडियम नहीं होता। इसको ऐसे अगर मान लो हमारा लिख दिया गया है Ng, तो इसका मतलब यह है कि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो मतलब क्या करेंगे? हवा में प्रकाश की चाल बटे G लिखा था, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब बात समझ गए? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Ang। तो यहाँ तक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना। चलिए अब बात करते हैं लेंस की। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमने देखिए पहले वाले वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे जो है हमें लगा कि आप लोगों को एक बार और समझाना चाहिए जिससे आपको इसमें कन्फ्यूजन न हो। निरपेक्ष, सापेक्ष, ठीक है, इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब समझते हैं लेंस। लेंस क्या चीज़ है? दो पारदर्शी माध्यमों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है, अभी तक तो यही परिभाषा सभी लोग पढ़ते आए हैं और यही हाई स्कूल में है भी। ठीक है, चलिए उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके आपको दिखाते हैं, यानी उसको फील कराया जाए कि कैसे दो माध्यम, पारदर्शी माध्यम एक साथ मिलकर लेंस बनाते हैं। अगर हम लेंस की बात करें, लेंस, ठीक है, तो परिभाषा सिंपल क्या बनती है? दो पारदर्शी माध्यमों से घिरी आकृति लेंस कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पारदर्शी माध्यम ये है और दूसरा पारदर्शी माध्यम ये है, इससे जो आकृति घिर रही है ये क्या हो गई? हमारा लेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अब अगर देखिए जैसे मान लीजिए ये हमने एक कांच का कोई खोखला गोला ले लिया। ठीक है, कांच का कोई खोखला गोला ले लिया, ठीक, और इधर भी एक इस तरीके से कोई कांच का खोखला दूसरा गोला ले लिया गया। तो ये कांच के दोनों खोखले गोले से मिलने से यहाँ पे देखिए एक बन रहा है लेंस। ठीक है, तो ये जो भाग बन रहा है यानी जो उभयनिष्ठ भाग है ये हमारा क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। अब यही लेंस यहाँ पे बना हुआ है। अब इस लेंस के लिए अगर हम बात करें तो इस लेंस की दो क्या होंगी? वक्रता केंद्र होगा। इस लेंस के पास दो वक्रता केंद्र होगा भाई, क्योंकि ये दो गोलों से मिलकर बना हुआ है। कैसे? दो गोलों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ और है, दो पारदर्शी माध्यमों से घिरी। ठीक है, अब इन दो पारदर्शी माध्यम में क्या होता है? चाहे एक वक्र हो, चाहे एक समतल हो, या दोनों ही वक्र हो। ठीक है, चाहे दोनों माध्यम हमारे क्या यहाँ वक्र हो या एक समतल हो एक वक्र हो। ठीक है, इस तरीके से हो या दोनों ही वक्र हों। ठीक है, सभी के सभी लेंस है, लेकिन ये दोनों हमें नहीं पढ़ना, हमें केवल इसके और इसके बारे में जानना है।
यानी दोनों पृष्ठ हमारे कैसे होने चाहिए, वक्र होने चाहिए। इसी के बारे में पढ़। ये उत्तल है, ठीक है, ठीक है। ये द्विक उत्तल यानी एक अवतल है, एक उत्तल है और एक समतल है। एक उत्तल है, एक समतल है, तो इसको बोलते हैं समतलोत्तल। क्या बोलते हैं, समतल और उत्तल को एक साथ मिला दो तो समतलोत्तल लेंस हो गया। ये क्या है, एक अवतल लेंस, ठीक है, और दूसरा समतल, तो इसको समतलोत्तल बोलते हैं, ठीक है, समतलोत्तल लेंस। और ये क्या है, दोनों ही इसमें अवतल लगे हुए हैं, तो ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है। यानी जब दोनों उत्तल होंगे तो उत्तल लेंस, जब एक समतल एक उत्तल तो समतलोत्तल, और जब एक अवतल और दूसरा समतल, ठीक है, तो समतलोत्तल, ठीक है, समतलोत्तल। और उसके बाद फिर जब आपके दोनों ही कैसे अवतल हों तो उसको क्या बोलते हैं, द्विक अवतल या फिर अवतल, ठीक है। तो लेंस के बारे में, लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये क्लियर हो गया। तो टोटली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें केवल 2 प्रकार पढ़ना, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस की परिभाषा देखिए, तो उत्तल लेंस की परिभाषा क्या है, जब दोनों वक्र पृष्ठ, जब दोनों यानी जो दोनों पारदर्शी माध्यम है दोनों क्या हों, वक्र हों, दोनों कैसे हों, बाहर की ओर उभरे हुए वक्र हों, ठीक है, इस तरीके से। तो बाहर की ओर उभरे हुए वक्र हों यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये जो भाग मिल रहा है बीच का कॉमन, ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया, उत्तल, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर इसके हम प्रकाशिक केंद्र की बात करें, लेंस से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उसको भी सीख लिया जाए। तो अगर हम इसके प्रकाशिक केंद्र की बात करें तो इस पहले गोले का कोई केंद्र होगा, यहाँ पे मान लेते हैं C1, और दूसरे गोले का केंद्र यहाँ पे होगा C2, ठीक है। तो C1 और C2, तो अगर ये हमारा क्या, पहले गोले का भाग यानी इसका केंद्र इधर हो जाएगा C1 और दूसरे वाले का इधर हो जाएगा C2, और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती। ये लाइन हमारी कौन सी हो गई, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की क्या परिभाषा बनी, क्या परिभाषा बनी कि उत्तल लेंस में, ठीक है, उत्तल लेंस में दोनों गोलीय पृष्ठों के केंद्रों को, दोनों गोलीय पृष्ठों के केंद्रों को यानी वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट हुआ। ये पहले गोले का यानी पहले गोले का जो है वक्रता केंद्र है, और ये दूसरे गोले का। क्या परिभाषा बनी, फिर से समझो, किसी लेंस के, ठीक है, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, क्योंकि लेंस के पास 2 वक्रता केंद्र होती हैं, ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक। अब देखो, मुख्य अक्ष क्लियर हुआ। दूसरा चीज है द्वारक। द्वारक या द्वारक से पहले आप एक चीज और जान लो, प्रकाशिक केंद्र O, ऑप्टिकल सेंटर O क्या होता है। तो ये लेंस के मध्य बिंदु को, ठीक है, लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र O कहलाता है। और द्वारक क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो प्रकाश किरणों के लिए किसी लेंस के सामने प्रकाश किरणें जितने भाग पर पड़ती हैं वो पूरा का पूरा उसका क्या, द्वारक कहलाता है। यानी तो प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ तक पड़ सकती, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ सकती है, तो ये पूरा इसका द्वारक हो गया, ठीक है। प्रकाश किरण जहाँ से लेके जहाँ तक आपतित हो सकती है वो उसका द्वारक। अब यहाँ तो आपतित नहीं होगी, आपतित सिर्फ यहाँ तक हो सकती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया यानी ये पूरा कर्व्ड एरिया जो है यानी कि वक्र एरिया, वक्र क्षेत्र जो है इसका पूरा क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब बात करते हैं इसके कुछ और बेसिक परिभाषा, जैसे मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस,
हाँ एक चीज़ और, इसमें जो है अगर इस तरीके से कोई लेंस है यानी कि अवतल लेंस है तो इसकी भी दो वक्रता केंद्र होगी। एक पहले लेंस का इधर मान लेते हैं C1 और दूसरे लेंस का इधर मान लेते हैं C2। तो C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। और इसका जो मध्य बिंदु होगा यानी सेंटर पॉइंट O, ये इसका क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए, इसको अपसारी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बता रहे हैं। अपसारी लेंस बोला जाता है और इसको जो है अभिसारी भी बोला जाता है, अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। ठीक है, इसको अभिसारी, इसको अपसारी। उसका मुख्य कारण क्या है उसको थोड़ा समझते हैं, फोकस के बारे में फिर बताते हैं, क्योंकि वहीं पे चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया उत्तल लेंस, आप उत्तल लीजिए या अवतल लीजिए, कोई भी लेंस लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये इसका प्रकाशिक केंद्र O है। यहाँ पे इसका सेंटर होगा C1, यहाँ पे इसका सेंटर होगा C2। ठीक है, तो सेंटर और प्रकाशिक केंद्र के बीच जो हमारा मध्यबिंदु होता है वो फोकस बनता है, लेकिन कैसे, उसको हम कुछ अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यानी जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे प्रथम फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य फोकस की क्या परिभाषा बनी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे प्रथम फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किधर निकल के आ रही है, लेंस के दाएं साइड। ठीक है, लेंस के दाएं साइड। तो जब लेंस के दाएं साइड आ रही है तो फोकस दूरी F यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। फोकस दूरी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहीं अगर हम अवतल लेंस ले लें, कौन सा लेंस ले लें, अवतल लेंस ले लें, तब देखो क्या होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं, द्वितीय प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, ये रहा। अब देखो, ये उत्तल लेंस क्या किया, जो भी प्रकाश किरणें आई उन सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या किया, फोकसित कर दिया, यानी एक बिंदु पे केंद्रित कर दिया। इसीलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। अभी आप कोई उत्तल लेंस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपने उत्तल लेंस ले लिया और सूर्य की किरणें ऐसे आके जब पड़ती हैं, इसको आप धूप में रखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये इन सभी को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, आपको जो है आने वाली सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा। तो यानी ये कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस है। ठीक है, और पहचान कैसे, अभिसारी लेंस को अगर आप टच करेंगे तो जो बीच में मोटा होगा और किनारों पर पतला होगा उसे उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस ही कहते हैं। इसमें देखो ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। ठीक है, ये प्रकाश किरणों को जो है फैलाता है। ठीक है, अब देखिए ये प्रकाश किरण आई, अपवर्तन के पश्चात ऐसे इधर चली गई, तो अब ऐसे इधर चली गई तो आगे कहीं पे मिलने से तो रहे नहीं, क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है। तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रकाश किरण जा रही है, ये दोनों ये इस बिंदु से होकर जा रही हैं, तो ये इसका क्या हो गया, फोकस हो गया, प्रथम फोकस या मुख्य
फोकस, और इसका मुख्य फोकस किधर है, दर्पण के बाएं साइड, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। फोकस दूरी इसकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम से पहले हमें प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम जानने होंगे, ठीक है, कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है। नियम जानने से पहले, ठीक है, नियम जानने के बाद आपको थोड़ा सा एक चीज़ और रिवाइज करना होगा कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ये वाला टॉपिक आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, और ये वाला टॉपिक आप बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम समझा देते हैं और इमेज फॉर्मेशन कल बताते हैं, ठीक है। और कल इसलिए बताएंगे क्योंकि आप दर्पण वाला रिवाइज कर लेंगे। चलिए तो हेडिंग डालिए, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए पहला नियम क्या, पहला नियम ये कहता है कि किसी भी लेंस के, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई लेंस है, अब लेंस आपका चाहे अवतल हो या उत्तल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रूल सबके लिए सेम है, ठीक है, रूल सबके लिए सेम है, ठीक। इसका प्रकाशिक केंद्र इधर C1 होगा, इसका प्रकाशिक केंद्र इधर C2 होगा। तो पहला रूल ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें कहाँ से जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है। तो मुख्य फोकस यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ये पहला रूल है। और यहीं से आप किरण आरेख खींचना भी सीखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से कौन सी किरण कहाँ जाएगी वो आपको रूल ही बताएगा, ठीक है। दूसरा रूल ये है ये इसका क्या वक्रता केंद्र C1, ये इसका वक्रता केंद्र C2 है, ठीक है। कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जा रही, कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो क्या होगी, अपवर्तित नहीं होगी बल्कि सीधी सीधी निकल जाएगी, ठीक है। और अगर कोई प्रकाश किरण, जैसे मान लेते हैं यहाँ है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मुख्य फोकस यानी F, ये आपका क्या है, इसका फोकस है। तो फोकस पर स्थित सभी प्रकाश किरणें या फोकस पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है। तो ये दो रूल आप याद रखिएगा। तीसरा रूल क्या है, अगर कोई प्रकाशिक केंद्र ऐसे O से होकर जाएगा, ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट O है, O से होकर कोई अगर पास करेगा, तीसरा इसमें बना देते हैं तीसरा, ठीक है, O से होकर अगर कोई पास करेगा तो ये बिल्कुल ऐसे सीधे चला जाएगा, कहीं पर ये मुड़ेगा नहीं, ठीक है। ये तीसरा रूल है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से पास करता है तो वो क्या होता है, सीधे सीधे निकल जाता है, कहीं पर भी मुड़ता नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये 3 बेसिक रूल है जो आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए
हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। और ये 3 नियम आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और उससे पहले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ये आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कौन सी किरण हमें कहाँ भेजनी है, कौन सा किरण आरेख कैसे खींचा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर।